साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। ये जो पीछे खाली कुर्सियां हैं, इस पर मुझे कहीं फूले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं सावित्रीबाई फूले बैठी हुई दिख रही हैं, कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बैठे हुए दिख रहे हैं, कहीं ई रामास्वामी पेरियार बैठे हुए दिख रहे हैं, कहीं जगदेव बाबू बैठे हुए दिख रहे हैं। ये खाली कुर्सियां नहीं। हमारे पास जो लोग नहीं आए वह कभी महत्वपूर्ण हम हमेशा करते हैं। हमने 100 लोगों को बुलाया, 2 लोग आए, 98 लोग नहीं आए। वो 98 लोग हमारी गिनती में नहीं आते। जो लोग 2 लोग आए हैं, आवाज बहुत है, जो 2 लोग आए हैं, इको देखना भी बंद, जो 2 लोग आए हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो आज की इस महफिल में जितने लोग आए हैं, आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का नाम था, मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ। नवनिर्वाचित कमेटी के अध्यक्ष संतोष जी काफी ऊर्जा से लबरेज, बहुत एनर्जेटिक हैं संतोष जी, और संतोष जी को बहुत बहुत बधाई। मैं केंद्रीय कमेटी दिल्ली की तरफ से आया हूँ, केंद्रीय कमेटी को बहुत बहुत बधाई देती है। और हम लोगों की उपस्थिति में जब कोई कार्यक्रम होता है, जब हम लोग किसी को मनोनीत करते हैं, किसी का चुनाव करते हैं, तो हम लोग कई पैमाने पर उनका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। हम लोग बहुत चीज से परे हट कर करते हैं, जैसे किस जाति का है, ये तो परिसंघ में जाति चलती ही नहीं है, किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या सोचता है, नहीं सोचता। बस एक हमारा होता है कि अम्बेडकराई विचारधारा का कितना मजबूत आदमी। आज जो आंदोलन हम डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पेरियार का जो आंदोलन है, डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन है, माता सावित्रीबाई फूले का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को ले जाने में जो लोग अपना घर फूकने के लिए तैयार होते हैं, वही परिसंघ में आते हैं। और ये तमाम लोग जो परिसंघ से जुड़े हैं, हमें दिखता है कि आदमी अपना घर फूक कर भी, जैसे बाबा साहब ने अपना घर फूक कर इस पूरे बहुजन अम्बेडकरी आंदोलन को की नींव तैयार की थी, देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत की थी, उस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हमारे जो परिसंघ के साथी हैं, वो सब साथी अपना घर फूकने के लिए या तो तैयार रहते हैं या घर फूक कर आए हैं। आज इस सभा में उपस्थित महादेव दास जी, मनु चौधरी जी, अक्षय पासवान जी, शिवचंद पासवान जी, बालेश्वर दास जी, छोटा राम जी, बैजनाथ दास जी, अमित दास जी, सीताराम जी, रामदेव दास जी, मुंशी दास जी, बजरंगी जी, गुप्ता रगल जी, आप तमाम लोगों में से बहुत लोग नई कार्यकारिणी में भी जुटे हैं। और आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद इसलिए है क्योंकि आज का यह जो दौर हम लोग देख रहे हैं, एक ऐसे दौर में जब यह जो सरकार है वह हम लोगों के खिलाफ है। यह जो सरकार है वह किसी विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो आपके खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है, वो आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ है। यह सरकार हम सबके खिलाफ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। इस सरकार का एजेंडा है कि देश का जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उस संविधान को खत्म कर दो और मनुस्मृति को लागू कर दो। इस सरकार का यही एजेंडा है। और सरकार की जो शक्तियां हैं, वो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, तमाम सीबीआई, आईटी, ईडी, जितने तमाम संस्थान हैं, वो संस्थान इस सरकार की शक्ति है। हर घर में, हमारे घर में जैसे ही अगरबत्ती किसी पत्थर की मूर्ति के सामने जल जाता है, उसी समय समझिए आपका दुश्मन आपके घर में आ गया, क्योंकि उसको राम मंदिर के नाम पे बरगलाया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपके ही घर में आपके खिलाफ एक वैचारिक शत्रु खड़ा कर दिया जाता है। तो हमारी लड़ाई उनसे है। ऐसे दौर में जब हक की बात करने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन की बात करने वाले लोग
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के हक हुकूक की बात करने वाले लोग, कुली, सरकारी कर्मचारी, मजदूर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले लोगों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज उठाने वाले लोगों को सरकार एक झटके में कह देती है कि ये देशद्रोही है। ऐसे दौर में आज आप बाबा साहब का नीला झंडा उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इस कार्यक्रम में बैठे हैं। जाहिर सी बात है, आपके अंदर गुर्दा है, आपके अंदर दम है। मैं अपनी तरफ से आप तमाम बहादुर लोगों को, बाबा साहब के मानस संतान जो यहाँ बैठे हुए, जो पेरियार, जो सावित्रीबाई फुले की परंपरा के आप तमाम लोगों को मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ। साथियों, यह लड़ाई आसान नहीं है। यह लड़ाई आसान इसलिए नहीं है, आज की तारीख में आप फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिख दें तो हो सकता है आपकी गिरफ्तारी हो जाए, और पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पूरे देश में यही हो रहा है। जो सच बोलने वाले लोग हैं, छोटन जी थोड़ी देर बैठ जाइए, जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो हक हुकूक की बात करने वाले लोग हैं, जो अधिकार की बात करने वाले लोग हैं, उनको या तो देशद्रोही कहा जा रहा है, या उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, या उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। ये हो रहा है। आपके आरक्षण पर हमले किस तरह से शुरू हुए सब लोग देख रहे हैं। परिसंघ की खासियत यही है, इसमें जागरूक लोग आते हैं, अवेयर लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, शिक्षक आते हैं, तमाम लोग आते हैं परिसंघ में। तो आप सब लोग एक एक आदमी, एक एक हजार आदमी के बराबर होता है। यदि कोई शिक्षक इस मीटिंग में बैठा है, शिक्षक अगर कोई बात कर दे मोहल्ले में, तो लोग उदाहरण देते हैं, अरे मास्टर साहब बोल रहे थे, इंजीनियर साहब बोल रहे थे। इसका एक महत्व होता है। तो एक एक आदमी सभागार में जो बैठा हुआ है, एक एक आदमी हजार आदमी के बराबर है। आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात को समाज एक प्रेरणा के तौर पर देता है। इसलिए हमारे लिए आज जब मैं इस सभा को संबोधित कर रहा हूँ तो मेरे मन में यह भाव आ रहा है, आज मैं लाखों लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आज जो यह बात की जाती है वह लाखों लोगों तक पहुंचे। साथियों, आरक्षण पर हमले की बात मैं कर रहा हूँ। आप देखिए, जब यह सीधे सीधे आरक्षण को सरकार खत्म नहीं कर पाई तो क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आरक्षण को खत्म करने के लिए क्या किया? तमाम पीएसयू को बेच दिए गए। लगभग 50 बड़ी सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया और उन्हें पौने भाव बेच दिया गया। एयरपोर्ट बेच दिया गया, रेल बेच दिया गया, भेज बेच दिया, सेल बेच दिया। मोदी जी को रात में सपना आता है और सुबह वो चीज बिक जाती है। ये स्थिति इस सरकार में। आपको क्या लगता है कि तो तमाम कंपनियां बेची जा रही है किसी मुनाफे के लिए बेची जा रही है, क्या मोदी जी अपना सपना पूरा कर? ये आरएसएस का सपना पूरा हो रहा है। इस देश में आरक्षण खत्म करने का लोग का सपना है, मनवाद को लागू करने का लोग का सपना है, वह सपना पूरा करने की कोशिश की जा रही है और उसी की साजिश चल रही है। इसी के लिए बेचा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी में आप कहाँ खोलने जा रहे हैं, कहाँ से मिलेगा आरक्षण? किसी मॉल में आरक्षण जाकर खोल के किसी कहाँ मिलेगा? तो जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेगी, सरकारी कंपनियां ही नहीं रहेगी, तो आप आरक्षण का झुंझुना कहाँ बजाएंगे? और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ने से जागृति आती है समाज। ये सवर्णों पर लागू हो सकता है, हम लोगों पर लागू नहीं होता। हम लोगों को पढ़ने से कोई जागृति नहीं आई है। हमारे हाथ में कलम और कागज भी जो आया है वो आरक्षण की वजह से आया। इसलिए कलम और कागज मत बचाइए, आरक्षण बचाइए। अगर आरक्षण रह गया तो आप कलम और कागज भी बचा लेंगे। आप सरकारी स्कूल में पढ़े, आपका बेटा जो है कैटरिंग में भी पढ़ सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। लेकिन आरक्षण नहीं रहा, आप पढ़ लिख कर भी घंटा बजाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मंदिर में घंटा बजाने का काम भी ब्राह्मण करता है। आप किसी और इसका वजह क्या है कि आप हमारे गले में फिर से हरिया लटका दिया जाए, कमर में झाड़ू लटका दिया जाए, ये उनका एजेंडा है। ये उसको पूरा किसी हाल में करना है। सभा में जितने लोग हैं, हम तमाम लोगों से लगभग लोग परिसंघ से परिचित हैं। जो लोग परिचित नहीं है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ मुख्तसर में
कि परिसंघ वह संगठन है जिसकी नींव 1997 में डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में रखी गई। डॉक्टर उदित राज ने यूपीएससी फाइल किया था और इनकम टैक्स कमिश्नर छोड़कर उनको लगा कि समाज का दर्द समझना है, परिसंघ की नींव रखी। परिसंघ की उपलब्धि यह है कि हमने 5 संवैधानिक संशोधन किए, हमने 3 बार आरक्षण को बचाया। यह परिसंघ की उपलब्धि। परिसंघ की उपलब्धि यह है कि हमने बहुजन लोकपाल बिल, जब अन्ना हजारे सवर्ण लोकपाल बिल लेकर आ रहे थे तो हमने बहुजन लोकपाल बिल देश को दिया। उसके बाद इस लोकपाल आंदोलन पीछे हट गया, क्योंकि बहुजन लोकपाल आ जाने से जब लोकपाल लागू हो जाएगा तो उसमें भी आरक्षण देना होगा। या जो सवर्णवादी लोग जो आंदोलन कर रहे थे वह पीछे हट गए, फिर लोकपाल का मुद्दा ही बच गया। परिसंघ की उपलब्धि, परिसंघ की उपलब्धि साथियों यह है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद थे उन्होंने राजीव गांधी फेलोशिप बताया। परिसंघ की उपलब्धि यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल आप YouTube पर देख लीजिए। इस देश में निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने सांसद रहते हुए संसद, यह परिसंघ की उपलब्धि। परिसंघ की उपलब्धि यह है आज हम आपके बीच खड़े हैं। परिसंघ की उपलब्धि यह है हम आपको जगा रहे हैं, आज अपने अधिकारों को बचाने की बात कर रहे हैं। परिसंघ की उपलब्धि यह है कि जब आपके आरक्षण पर हमला होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर खड़े होकर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद। और भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है और कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये करने की हिम्मत आजाद भारत में आज तक किसी को नहीं मिली। 1884 में बॉम्बे के पंचायती राज अधिवेशन में बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं इस सदन में डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है कि मैं इस सदन में बैठे हुए लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या न्यायालय के अंदर अगर कोई जज ब्राह्मण हो और आरोपी भी ब्राह्मण हो, वह जज क्या उस स्थिति में न्याय कर पाएगा? इस सदन में बैठे लोग जवाब दें। पूरे सदन में चुप्पी छा गई थी। अंग्रेजों ने कहा भी कि ब्राह्मणों का चरित्र न्यायी नहीं होता और 100% कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए जज बैठे थे। साथियों आप देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से चुनावी खेल हुआ, किस तरह से बिहार में चुनावी खेल किया गया। ईवीएम का जो खेल है हम सब अब समझने लगे हैं, ईवीएम का खेल है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको आदमी ने बनाया है और उसको हैक और टेम्पर नहीं किया जाए। हर मशीन जिसको आदमी ने बनाया है उसको टेम्पर किया जा सकता है। आप सोचिए लाखों किलोमीटर दूर जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, उसको हम यहाँ कंप्यूटर से कंट्रोल कर देते हैं। ईवीएम कौन सी बड़ी बात है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो बच्चा कोई मासूम बेवकूफ आदमी भी कह देगा कि आदमी ने बनाई है मशीन, हम ए को दबा रहे हैं तो ए में बटन जा रहा है, तो हम ए को दबाएंगे तो बी में बटन चला जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? आज वैज्ञानिक युग है, मोबाइल में वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज की तारीख में टेम्पर कौन सी बड़ी बात है? यह तो पूरा खेल चल रहा है। यह खेल मेरे खिलाफ है, यह खेल आपके खिलाफ है। और आज भी अगर हम एकजुट नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आने वाली पीढ़ियों से आप आंख नहीं मिला पाएंगे। जब आपके बच्चे पूछेंगे, बेरोजगार हो चुका आपका बच्चा पूछेगा कि पापा जब ये सब हो रहा था तो आप चुप क्यों थे? आप क्या जवाब देंगे? खुद से पूछ कर देखिए। अभी आपके घर में आपका बेटा, भतीजा, छोटा भाई बेरोजगार पड़ा हुआ है। 2014 से ठीक से वैकेंसी नहीं आई है। सबके गांव घर में बेरोजगारों की फौज आ गई। उनको क्या जवाब देंगे अपने बच्चे को? आप अपने बच्चे को 40-40 लाख रुपया इंजीनियरिंग की फीस हो गई, कहां से पढ़ाएंगे? कहां से पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? मास्टर तक नहीं बना पाएंगे, बीएड की भी फीस बढ़ गई, नौकरी ही नहीं है तो कहां जा करेंगे? जाहिर सी बात है हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। हम लोग हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और उसमें कहते हैं कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना है। भाई कब चलना है? चले थे क्या? कोई डेट है चलने का?
अगर चले थे तो कहां तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंच गए क्या, या चले ही नहीं थे, या थोड़ी देर चले और चलना है, यह भी पूछना पड़ेगा। गप से कुछ नहीं होना है। आज परिश्रम पूरे देश में, हम आज की तारीख में जिस समय मैं आप लोगों से संवाद कर रहा हूं, दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्च निकाल रहे हैं, या जो नई संसद भवन बन रहा है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। इसके लिए आज परिश्रम दिल्ली में मार्च कर रहा है। 26 दिसंबर को हमने पूरे राष्ट्र भर में हमने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ कार्यक्रम किया था। यहाँ से भी 7-8 गाड़ियां गई थी, काफी साथी धनबाद से भी गए। तो लड़ना पड़ेगा। एक बात तो समझ लीजिए, लड़ने के अलावे आपके पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, आज परिसंघ हर दूसरे दिन हम कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिक्योरिटी छीन ली सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर खाली कर दिया। हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम घर फूंक कर हम लड़ने चले, हमने अपना घर फूंक किया है, हम घर फूंक कर आए हैं लड़ने के लिए। जो बाबा साहब का आंदोलन है, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, अपने हक हुकूक के लिए, अधिकार के लिए, आपकी भागीदारी के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए। मेरे ऊपर 23 मुकदमा है, शायद आप साथियों को पता नहीं होगा। मेरे ऊपर 23 मुकदमा सरकार ने किया है लिखने और बोलने के लिए। हम डरते नहीं, हम तो चैलेंज करते हैं, हम बेल भी नहीं कराते। 23 मुकदमा सिर्फ लिखने और भाषण देते, किसी के घर चोरी नहीं किए, सिर्फ लिखने बोलने और आंदोलन करने का 23 मुकदमा है मेरे ऊपर। और हम डरते नहीं है, ना बेल कराते हैं। जिनको अरेस्ट करना अरेस्ट करें, जेल भेजे। मेरे भाई बाबा साहब को भी स्कूल में भी नहीं घुसने देते थे, जेल भेजे तो भेज दीजिए, फांसी पे लटका देंगे लटका दीजिए। हम बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने के लिए परिश्रम कटिबद्ध है, चाहे हमें फांसी पर झूलना पड़े, जेल जाना पड़े, परिश्रम नहीं हटने वाला। हम आपके आरक्षण को बचाने के लिए, आपके हक को बचाने के लिए, आपके अधिकार को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि जो है संगठन को, आंदोलन को चलाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। बिना फंड के कैसे करें, कैसे पैदा करेगा, कैसे हम आपके बीच आएंगे, कैसे आए बताइए, कैसे आ जाए? तो फंड की जरूरत पड़ती है। जब इन्होंने कहा तो हमने भाई चंदन को कहा, चंदन जी कुछ लिफाफा लेकर आइए। चंदन जी लिफाफा लोगों में बांट दीजिए, और आप लोग या तो बाबा साहब दीजिए लिफाफा बांट दीजिए लोगों। आप लोग चाहे एक अठन्नी हो, चाहे 1000 रुपया हो, जिसको जितना बल पड़ता हो, हम आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आप लोग अपने स्तर पे चाहे 10 रुपया का सहयोग हो, 20 रुपया का सहयोग हो, 500 का सहयोग हो, 1000 रुपये का सहयोग हो, जो भी सहयोग आप साथी करना, मंच की तरफ भी बढ़ाइए। जो भी साथी जितना सहयोग इस आंदोलन के लिए करना चाहते हैं, लिफाफे में करके अपना नाम जरूर लिखें और यहाँ पे टेबल पे पहुंचा दें। ये मैं आपको 10 रुपया और एक अठन्नी और एक सिक्के की बात इसलिए करता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार जंगल में आग लग गई। जंगल में जब आग लगी तो सब जानवर भागने लगे, सारे पक्षी, जानवर, शेर, चीहा, चूहे सब भागने लगे। लेकिन एक चिड़िया क्या कर रही थी, वो जाए और चोंच में पानी भरकर जाकर जंगल की आग पर डाल दे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई यह बताओ कि सारे बड़े बड़े जानवर, हाथी, शेर भाग रहे हैं, तुम्हारे चोंच भर पानी से क्या होगा इस जंगल की आग का? बड़ा अजीब सवाल था। चिड़िया ने कहा कि जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, तमाशा देखने वालों में से नहीं होगा। आज जब पूरे देश में आरक्षण खतरे में है, आपका हक खतरे में है, भागीदारी खतरे में है, पूरा संघर्ष खतरे में है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, पूरा देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे समय में आप जो यहाँ कंट्रीब्यूशन आपका है, जाहिर सी बात है आपकी उपस्थिति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपका यह जो कंट्रीब्यूशन है, इस बात का परिचायक है। इस आंदोलन में आपने चोंच भर पानी दिया। ये सिर्फ इससे ये प्रतीक होता है, भागीदारी होता है। और यकीन मानिए, आपका 10 रुपया, आपका 100 रुपया, आपका 500 रुपया, आपका 1000 रुपया, यह आपके अंदर गर्व भरेगा कि
कल की तारीख में जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि पापा आप क्या कर रहे थे जब सब हक अधिकार जा रहा था, आप लड़ क्यों नहीं रहे थे, तब आप कह सकते हैं हम खुद तो नहीं लड़ पा रहे थे, लेकिन जो लड़ रहा था हमने उसको ताकत भरने का काम किया है। यह आपकी उपलब्धि होगी। साथियों, परिसंघ की जो नई टीम बनी है, इस टीम को आप लोग सहयोग करें। जहां लिफाफा नहीं पहुंच पाया है, बिना लिफाफे भी आप लोग आ सकते हैं। सहयोग के लिए दरवाजा खुला है। या जो पूरा आंदोलन है यह सहयोग से चलता है। और परिसंघ के केंद्रीय कार्यालय में, छोटू जी जानते हैं हम लोग कैसे जान फूके रहते हैं। परिसंघ के जो केंद्रीय कार्यालय है परिसंघ का, उस कार्यालय में 14 लोग काम करते हैं। आप पूछिए किसी से। हम लोग हजारीबाग से आ रहे थे, हजारीबाग से लौटते हुए रास्ते में प्रोग्राम बना के चुनाव जो है धनबाद में नई कमेटी बननी है। बात होते होते 5 से 7 मिनट के अंदर ये पोस्टर डिजाइन हो गए मोबाइल पे। परिसंघ कैसे काम करता है आप हमको कभी ट्राई करने के लिए आजमा लीजिएगा। 2 बजे रात को फोन करके ट्राई करने के लिए कि बंदा ऐसे मजाक तो नहीं कर रहा था, बोलने के लिए तो नहीं बोल गया। तो एक परिसंघ के काम से, आंदोलन के काम से या किसी मदद के लिए, किसी भी तरह की मदद हो जो हमसे बन करेगा, परिसंघ करने के लिए तैयार रहता है। दिल्ली में कोई काम हो, इस तरह का कोई भी मदद की जरूरत हो, जहां हमारे जिला अध्यक्ष संतोष जी है। संतोष जी बहुत मजबूत आदमी है। संतोष जी से हम लोग जिला अध्यक्ष की लगातार खोज कर रहे थे पिछले 7-8 महीने से। तो संतोष जी से मेरा कोई फोन पे बातचीत थी, उस तरह नहीं था। लेकिन जब हम हजारीबाग गए और उनका हमने समाज के प्रति जब कमिटमेंट देखा, हमको लगा कि संतोष जी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। और दूसरी एक बात और शेयर कर देते हैं, बात तो व्यक्तिगत है लेकिन आप लोग भी सुन लीजिए। चूंकि हमारे बाइलॉज में 2 अध्यक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन जब 2 लोग अध्यक्ष होने के लायक हों तो हम लोगों के पास उसका फार्मूला है, एक अध्यक्ष हो जाए, दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष हो जाए। जिस तरह झारखंड राज्य में अभी हमारे LM उरांव साहब अध्यक्ष हैं और छोटू राम जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दोनों लगभग अध्यक्ष हैं। तो हमने छोटन जी को प्रस्ताव किया, आप कार्यकारी अध्यक्ष का पद सुशोभित करिए। वैसे तो आपका जो कमिटमेंट है परिसंघ को लेकर वह किसी भी पद से ज्यादा बड़ा है। इनका जो कमिटमेंट है, गजब का टीम वर्क है, मिलाकर चलते हैं, थोड़े आलोचनात्मक हैं लेकिन क्रिएटिव आलोचनात्मक हैं, चीजों को समझते हैं। ये सामने कहने वाली बात है। क्या है ना कि हमारा समाज सामने तारीफ नहीं करता, लेकिन तारीफ करना सीखे, लोगों को थैंक यू बोलना सीखे। अगर आपको लगता है कि आपके समाज की बात छोटा नाम जी कर रहे हैं तो छोटा नाम जी को आप नहीं लड़ सकते हैं। छोटा आपस में बातचीत नहीं करिए प्लीज, सुना जाए भाई। तो आपस में एक दूसरे को थैंक यू बोलिए। आप कहिए छोटू राम जी हम नहीं लड़ पा रहे हैं, आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आपको थैंक यू, आपको धन्यवाद। गले लगाइए छोटू जी से, छोटू जी से हाथ मिलाइए। एक कहानी आपको सुना दे रहा हूँ। हमारा एक मित्र है धीरज झा, जाति से ब्राह्मण, सुनिएगा, बड़ा रोचक कहानी हम संतोष जी को सुना रहे हैं। धीरज झा मेरा बहुत अभिन्न मित्र है, हम लोग MA साथ कर रहे थे। उसके गांव जब हम गए, उसके भाई मुखिया है, तो मिलाया अपने चचेरे भाई से, बोला ये है मेरा भाई अमन जी, सुमन जी। हम बोले तुमसे बड़ा है क्या? बोला ना हमसे छोटा है। हम बोले यार जी लगा के बोले, बोला ना इसका नाम ही है अमन जी और सुमन जी। मतलब कि ब्राह्मणों का तौर तरीका देखिए, अपने बच्चों के नाम में वो खुद ही जी लगा देते हैं। अब उसको मास्टर जी भी अमनवा नहीं पुकार पाएंगे, अमन जी ही बोलना पड़ेगा। ये स्थिति होती है। और हमारे समाज में क्या है, कहेगा रे छोटन जी, हाँ छोटन जी को आदमी ऐसे बोलता है, ऐसे कोई मतलब। ये सीखिए, अपने समाज के लोगों का सम्मान करो। आपस में जब बात करेंगे ब्राह्मण कहेगा मिश्रा जी साला भले ही चोरकट आदमी है, लेकिन आपस में कहेगा अरे बाप मिश्रा जी बड़ा विद्वान आदमी है। मिश्रा जी भले ही एक लाइन बोलते हो तो 3 माँ बहन की गाली हो, लेकिन कहेगा मिश्रा जी बोलते हैं लगता है वृक्ष लगा। पांडे जी, तिवारी जी, बाप रे बाप, उससे बड़ा विद्वान आदमी तो पूरे सृष्टि में कोई नहीं, वो अकेला पृथ्वी सबसे विद्वान आदमी। क्या सीखना पड़ेगा, अपने समाज के लोगों का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। और जो नए कार्यक्रम, लगता है मेरी बात लंबी हो गई, ठीक है सर, ठीक है। तो यह जो नई कार्यकारिणी बनी है, आप तमाम लोग एक आदमी, हम बहुत अजीब किस्म के आदमी, हम फोन बहुत करते हैं,
अभी हम झारखंड बात करते हैं तो दूसरे ही पर राजस्थान बात करते हैं, और 5वें मिनट में हम गुजरात बात करते हैं, 6ठे मिनट में जम्मू कश्मीर, 7वें नंबर में तमिलनाडु, तेलंगाना। पूरे देश का हर आदमी जो है, हम जिला स्तर पर मेरी पहुंच होती है, सब लोगों पर मेरी नजर बनी है। जितने लोग वर्किंग से लेकर तमाम अलग अलग पदों पर जितने लोग आज चयनित हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, उन सबसे आग्रह है कि परिषद का यह आंदोलन है, इसको बहुत आगे ले जाना है। और हम चाहेंगे कि आज संतोष जी, आप तमाम लोग इस बात का प्रत्यक्ष गवाही दीजिए, संतोष जी इस बात का कमिट करें कि फरवरी या मार्च में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन, माननीय डॉक्टर उदित राज जी का आगमन धनबाद की धरती पर हो। आप लोग तालियां बजा संतोष जी इस बात को कमिट करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो लाएंगे धनबाद। और तमाम बातें राजनीतिक सामाजिक सब बातें हो गई, हम आपके साथ हैं, परिषद आपके साथ है। और आखिरी में आज के जो हमारे अध्यक्ष जी बोले, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं हमारी बधाई स्वीकार करते हुए, अभी पहले जो अध्यक्ष जी ने कहा था वो पूर्व उपाध्यक्ष की हैसियत से कहा था, लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं वो धनबाद जिले के परिषद के वर्तमान हैसियत के तौर पर हैं, और हम खुद उनको आमंत्रित करते हैं।